तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं IC-814 कांधार हाईजैक वेब सीरीज के सेकंड पार्ट को। तो पहले पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और वो चैनल पर अपलोडेड है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम देखते हैं कि हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में उनकी बात जब शेख से होती है तो वो उन्हें इस्लाम के पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ पर हाईजैकर्स जो है वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो 25 दिसंबर को लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को छोड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कई सारी औरतें जो थी वो अपने पति या फिर अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा रही थी, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर हमें कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाए जाते हैं और यहीं पर रुपेश नाम के लड़के की डेड बॉडी फेंक दी जाती है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। दरअसल में रुपेश का गला काट दिया गया था, ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई थी और फिर लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जो है वो मसूद से पूछताछ कर रहे थे। मसूद उन्हें बताता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कौन उसे छुड़वाने के लिए आया है, लेकिन ऑफिसर को मालूम है कि दाल में जरूर काला है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि अफगानिस्तान में 1996 में मुल्ला उमर नाम के तालिबान ने यहाँ पर हुकूमत रखी। मुल्ला उमर जो है वो अफगानिस्तान को एक पावरफुल इस्लामिक देश बनाना चाहता था, लेकिन हुआ इसका पूरी तरह से उल्टा था और सारे देश ने उनसे कनेक्शन तोड़ लिए थे, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो वहीं दुबई से निकलने के बाद फ्लाइट में हाईजैकर्स जो है वो इसे अफगानिस्तान के कांधार में ले जाना चाहते थे। तो कैप्टन भी उनकी बात को मान लेते हैं और अब ये बात जो है सरकार को भी मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट को दरअसल में अफगानिस्तान के कांधार में ले जा रही है। अभी हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड को नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ पर सुबह के 8 बजे के आसपास फ्लाइट जो है वो कांधार में लैंड हो जाती है। तो कांधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि तालिबानियों का राज चलता था और माना जाता है कि कांधार में ही ओसामा बिन लादेन भी छुपा हुआ है। जिसके बाद हम तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देख पाते हैं, जिनका नाम मुत्ता वकील है। वो तुरंत इस जगह पर पहुँच जाते हैं। तालिबान जो है वो इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी तरह से हथियार से लैस थे। तो अब यहाँ पर कैप्टन समेत सारे पैसेंजर जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। तब यहाँ पर एक औरत जो है वो रुपेश नाम के एक आदमी के बारे में पूछने लगती है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो कहती है कि वो आगे ही बैठे थे, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि दरअसल में रुपेश जो है वो मारा जा चुका है। तो वहीं रियल फुटेज के द्वारा हमें दिखाया जाता है कि तालिबानियों ने किस तरह से इंडियन एयरलाइंस का ख्याल रखा और खाने पीने से लेकर सारी चीजों का बंदोबस्त भी कराया था। यहाँ दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पैसेंजर को कुछ भी हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिमांड के बारे में भी बताते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं बताई थी और साथ ही साथ सरकार ने मना कर दिया था कि वो उन लोगों के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, जिस वजह से सारे ऑफिसर को PM की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाईजैकर्स का ये तीसरा दिन था। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर थे उन सभी का जितना ज्यादा हो सकता था उनका ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह सुबह टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। टॉयलेट इतना ज्यादा भर चुका था कि वहाँ से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लगी थी और वहीं कई लोग तो टॉयलेट जाने से भी साफ इनकार कर दे रहे थे, इसलिए यहाँ पर गेट खोलने की बात कहते हैं। तो ये सुनने के बाद इंद्रानी जो है वो तुरंत ही एयरलाइंस का गेट खोल देती है। ये देखने के बाद चीफ जो है वो इंद्रानी को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पूछे बिना अब गेट को कोई भी नहीं खोलेगा। तो वहीं रिफ्यूल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक प्लान बनाया था कि अगर रिफ्यूल के वक्त अगर प्रेशर बीक में छेड़छाड़ कर दे तो फ्यूल जो है वो लीक होने लगेगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सुना है कि सरकार जो है वो उनसे नेगोशिएट नहीं करेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि हम इस फ्लाइट को पार्लियामेंट पे गिराएंगे। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि इससे अच्छा तो यही होगा कि अगर फ्यूल के चैम्बर में छेड़छाड़ कर दी जाए तो फ्लाइट जो है वो कहीं पर भी नहीं जा पाएगी। लेकिन ये बात जब चीफ को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर कैप्टन के पास आता है और वो को पायलट और उन सभी को मारने लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर UN के लोग आ जाते हैं। दरअसल में वो लोग शायद इनसे नेगोशिएट करने आए थे, क्योंकि अभी मामला जो था वो इंटरनेशनल हो चुका था। तो वहीं इंडिया सरकार भी एक टीम बनाती है इन हाईजैकर से नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पर 4 लोगों की टीम बनाई जाती है जो कि उन लोगों से नेगोशिएट करेंगे। तो वही राम जो है वो काठमांडू से उन लोगों से पूछताछ कर रहा था। उसे मालूम चलता है कि फ्लाइट के लगेज बॉक्स में दरअसल में 17 किलो RTX है। तो वही इंडिया सरकार ने 4 लोगों की टीम जो है वो कांधार पहुंचा दी थी, जो कि अब इन हाईजैकर से नेगोशिएट करेंगे और यहाँ पर वो सरकार को सभी चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो कांधार में ही छिपा हुआ है और वो इस जगह पर पूरी तरह से सेफ है। दरअसल में अफगानिस्तान में 2 फौज हुआ करती थी,
जिनमें से एक फौज जो है वो अफीम उगा करके पैसा कमाती थी और वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी है। साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी फौज भी है जो कि काफी पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो है वो उन्हीं के साथ रहता है। तो वहीं DRS जो है वो यहीं पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तवकील से बात करता है। वो लगातार उनसे बातचीत करता है ताकि वो उन्हें किसी तरह से यहाँ पर सिचुएशन हैंडल करने के लिए मना सके। तो वहीं मुकुंद मोहन जो है वो नेगोशिएट करने की कमान को संभालते हैं। वो उनसे बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो सबसे पहले जानना चाहते थे कि क्या पैसेंजर में सभी लोग सेफ हैं, और वो सभी लोग सेफ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अभी तक कोई भी डिमांड नहीं बताई थी, इसलिए वो अगले दिन बात करने के लिए कहते हैं। और यहाँ छाया देखती है कि टॉयलेट जो है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है और कोई भी पैसेंजर वहाँ पर नहीं जा रहा है। ये देखने के बाद छाया जो है वो उस टॉयलेट को खुद ही साफ करने लगती है। तो अब अगले दिन उन हाईजैकर ने अपनी डिमांड बता दी थी। उन्होंने यहाँ पर 3 डिमांड रखी थी और उनकी ये 3 डिमांड बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी। और वो 3 डिमांड ये थी कि उन्हें सज्जाद अफगानी की लाश चाहिए, जिसे 6 महीने पहले इंडियन आर्मी ने मार दिया था। साथ ही साथ उन्हें $200 मिलियन चाहिए और 35 लोग जो है वो जेल में बंद है, उन्हें रिहा करके इनके पास लेकर आना होगा। तो वही कैप्टन जो है वो टॉयलेट की चैम्बर को ठीक करने लगता है, जहाँ पर के हाईजैकर भी उसके साथ था। ये काम वैसे कैप्टन का नहीं था, इसके बावजूद भी कैप्टन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। यहाँ पर मुकुंद मोहन जो है वो हाईजैकर से कहते हैं कि आपको इतनी सी डिमांड के लिए 5 दिन लग गए। उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ी बात है और वो कहते हैं कि इतना सब कुछ तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपसे कल बात करेंगे। यहाँ पर कैप्टन ने टॉयलेट के चैम्बर को ठीक कर दिया था, इसलिए उसका तालियों से स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि यही फिलहाल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वहीं शालिनी के पास नंदिनी का कॉल आता है और शालिनी को मालूम चलता है कि नंदिनी जो है वो काठमांडू पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर शालिनी को एक बात मालूम चलती है कि पैसेंजर की लिस्ट में कैलाश चौहान का नाम नहीं था, जो कि एक रॉ का ऑफिसर है, और शालिनी इसको मना करती है कि वो इस खबर को ना छापे। अगर ये सब किया तो हाईजैकर्स को पता चल जाएगा कि कैलाश चौहान जो है वो रॉ का ऑफिसर है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए शालिनी जो है वो नंदिनी को इस चीज की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती है। अब हाईजैकर का ये 6वां दिन था और नेगोशिएशन भी पूरी तरह से ऑन था। तो मुकुंद मोहन को उनकी बातों से एक बात मालूम चलती है कि उन्हें मसूद चाहिए। मुकुंद मोहन उनसे कहता है कि हम आपको मसूद देंगे और साथ ही 4 लोग और भी, और वो उन 4 लोगों को आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वही अब्राम जो है वो हेडक्वार्टर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने रॉ के ऑफिसर से बात कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि इस लगेज में 17 किलो RDX रखा हुआ है, लेकिन इस बात का अभी जिक्र नहीं हुआ था, मतलब कि उन हाईजैकर्स को इसके बारे में मालूम चला नहीं था और इसके पीछे जरूर ISI के एजेंट का हाथ है, इसलिए उसका हिसाब भी बराबर करना होगा, जो कि काठमांडू में ही है। अब आगे हम देखते हैं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आगे आते हैं और वो यहाँ पर हाईजैकर से बात करते हैं, क्योंकि ये डिमांड पूरी तरह से डन नहीं हो पा रही थी। और वो उन हाईजैकर से कहते हैं कि यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बह सकता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डिमांड मंजूर नहीं है तो हम आपकी प्लेन में रिफ्यूल करा देंगे और आप यहाँ से निकल जाना। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑफिसर की डील मंजूर नहीं थी, इसलिए वो कहते हैं कि ये सौदा नहीं हो सकता है। जिसके बाद हाईजैकर्स जो है वो 3 लोगों के नाम बताता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। और वो नाम थे मसूद के साथ उमर, सदई शेख और मुसाक जरगर का। ये तीनों बहुत ही बड़े टेररिस्ट है। ये सुनने के बाद सारे ऑफिसर जो है वो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन 2 लोगों को कतई नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इनमें से 2 लोग जो है वो कश्मीर की जेल में बंद है और उन्हें छुड़वाने की परमिशन कश्मीर के CM जो है वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप सिर्फ आधे घंटे ही बचे थे और सरकार को उन हाईजैकर्स को बताना था कि उन्हें ये डील मंजूर है या फिर नहीं, लेकिन आधे घंटे के अंदर कोई कश्मीर कैसे जाए और वहाँ के CM को कैसे मनाए। तब यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो एक चाल चलते हैं और वो उन हाईजैकर से कह देते हैं कि उन्हें ये डील मंजूर है और यहाँ से रॉ का एक ऑफिसर जो है वो कश्मीर के CM के पास भेजा जाता है उन्हें मनाने के लिए। यहाँ पर उस रॉ के ऑफिसर को पहले ही समझा दिया जाता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें कश्मीर के CM को मनाना ही होगा। कश्मीर के CM तो साफ मना कर रहे थे कि वो इस पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में वो साइन कर देते हैं और उन दोनों को ही छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर शालिनी के पास नंदिनी का एक वॉइस मैसेज आता है और वो कहती है कि वो काम छोड़ रही है और जब उसे ऐसा लगेगा कि वो गलत है तो वापस आ जाएगी। तो 3 टेररिस्ट को अब कांधार भेजा जा चुका था और उन 3 टेररिस्ट के बदले में सारे पैसेंजर को छोड़ दिया जाता है सही सलामत। पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं आई थी। उन्हें छोड़ने के बाद वो टेररिस्ट जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर कैप्टन को भी शाबाशी दी जाती है और यहाँ पर कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि सारे पैसेंजर जो हैं वो अब इंडिया आ चुके थे। यहाँ पर नंदिनी शालिनी के पास आती है, वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो गलत थी, नंदिनी ने बिल्कुल सही किया था। अगर कैलाश चौहान के बारे में उन हाईजैकर्स को मालूम चल जाता तो इसका एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते थे।
तो इस तरह से हमारे देश के रिपोर्टर ने भी इस हाईजैक में मदद करी थी और लोगों को सही सलामत छुड़वाया था। वहाँ काठमांडू में ICICI के एजेंट के पास 17 किलो RDX बरामद होता है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब कुछ राम ने प्लान किया था क्योंकि हमें बदला भी लेना था। तो अब आगे हमें पता चलता है कि उमर सईद शेख, मसूद अजहर और अहमद जरगर, इन 3 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। ये कोई आम आतंकवादी नहीं थे, इन्होंने हजारों लोगों को मारा था और यहाँ से छूटने के बाद भी पुलवामा में कई सारे अटैक्स जो है वो इन्होंने कराए थे। उन्हें छोड़ने का ये फैसला सही था या गलत, ये आप पर है। तो दोस्तों यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।